नमस्कार व्यूअर्स। पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का जो सबसे पहला राजवंश है, जो हमने उत्तराखंड जो मेंस हमारा पीसीएस का होने वाला है उसकी जो लेक्चर सीरीज हमने चलाई है, तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कुलिन डायनेस्टी की। इससे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कैसे कैसे सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और साथ ही बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक इंसाइट्स कुलिन डायनेस्टी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं देने जा रहा हूँ इसमें। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और आपका ये सपोर्ट बना रहेगा तो बड़ी अच्छी जानकारी, बड़ा अच्छा ज्ञानवर्धन इस क्लासेस के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से हम आपस में करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कुलिंद राजवंश की। अब देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि कुलिंद राजवंश, इसने उत्तराखंड के अंदर रूल करने का पीरियड इसका क्या हो सकता है। अब ये बताने के लिए कि इनका काल क्या रहा होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। कुलिंदों के इतिहास जानने के स्रोत यानी कि सोर्सेस क्या हैं, जिससे हमें कुलिंदों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसमें दो प्रकार के सोर्सेज मुख्य रूप से मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ तो सोर्सेज कैसे हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। और कुछ स्रोत बच्चों कैसे हैं, वो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत है मुख्य रूप से बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुड़िंदों के बारे में हमको उल्लेख मिलता है किसमें, महाभारत में। इसके बाद हमको कुड़िंदों के बारे में उल्लेख मिलता है रामायण में। इसके बाद हमें कुड़िंदों के बारे में उल्लेख मिलता है पाणिनि की एक पुस्तक है बच्चों, जिसका नाम है अष्टाध्यायी में। ठीक है ना। इसके अलावा इनका वर्णन हमको मिलता है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। और इसके अलावा इनका विवरण हमको मिलता है बच्चों विष्णु पुराण में। इसमें मिलता है विष्णु पुराण में। तो आगे मैं अभी बात करूंगा कि इनमें क्या क्या कहा गया है। जैसे अगर हम बात करें तो महाभारत की, तो महाभारत में एक कुनिंद शासक है बच्चों, जिसका नाम है सुबाहु, उसका उल्लेख हमको मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में अगर हम बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में इनको कुलुन कहा गया है। किनको कुनिंदों को इनको कुलुन कहा गया है। और अर्थशास्त्र में इनको कुलिंद कहा गया है, कुलिंद कहा गया है। और इसके अलावा टॉलमी के विवरणों में भी, जो एक फॉरेन राइटर है, टॉलमी के विवरणों में भी हमको इनकी जानकारी मिलती है। और टॉलमी ने इनको कुलिंद्रेन यानी कुलिंद्राइन कह के संबोधित किया है, कुलिंद्रेन। तो टॉलमी कह रहा है कुलिंद्रेन, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, पुरातात्विक स्रोत पे फिर चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण में इनके लिए शब्द मिला है कुलिंदोपत्यकस, तो यानी कि कुलिंदों का यहाँ भी उल्लेख है। और रामायण में जहाँ ये निवास करते हैं, जहाँ इनकी राजधानी है, उस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसको कहा गया है कुलिंगापुरी। क्या कहा गया है, कुलिंगापुरी। तो इस कालखंड के आधार पर हम ये मानते हैं कि महाभारत में अगर कुलिंदों का उल्लेख है तो 1000 बीसी में कुलिंद एग्जिस्ट करते थे। और आगे आने तक, गुप्तों के काल तक लगभग इनका उल्लेख हमको मिलता है। तो अराउंड 1000 बीसी से लेकर के 300 एडी तक इन्होंने बच्चों इस क्षेत्र में रूल किया होगा। यानी कि कुलिंदों ने इस हिमालयी क्षेत्र में कहाँ से, अराउंड 1000 बीसी से लेकर के कहाँ तक रूल किया है, 300 एडी तक इन्होंने रूल किया है। ठीक है ना बच्चों। अब इस कालखंड को इतिहासकारों ने इसमें 3 भागों में बांटा है बच्चों। ठीक है ना, क्या बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी मैं अभी आगे बात करता हूँ कि 3 कौन कौन से भागों में बांटा है। तो ये हो गए इनके साहित्यिक स्रोत। तो क्या महाभारत में कुलिंदों की जानकारी है, रामायण में कुलिंदों की जानकारी है, अष्टाध्यायी में कुलिंदों की जानकारी है, अर्थशास्त्र में कुलिंदों की जानकारी है, विष्णु पुराण में कुलिंदों की जानकारी है, और टॉलमी के विवरणों में कुलिंदों की जानकारी है बच्चों। ठीक है ना। अब अगला स्रोत जो आता है, वो स्रोत आता है बच्चों हमारा पुरातात्विक। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं जिनसे हमको कुलिंदों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इनकी क्या है बच्चों, मुद्राएं हैं। इनके जो कॉइन्स हमको मिले हैं। तो कुलिंद मुद्राओं को अध्ययन की दृष्टि से, मुद्राओं को हमने 2 भागों में बांटा है। ये एक तो क्या है, एक तो प्रारंभिक मुद्राएं हैं, यानी कि जो अर्ली स्टेज के इनके कॉइन्स हैं। और फिर दूसरा क्या है बच्चों, फिर परिवर्ती मुद्रा, परिवर्ती मुद्रा। यानी कि प्रारंभिक मुद्राओं में इनके बारे में जो जानकारी है वो कुछ थोड़ी सी अलग किस्म की है, और परिवर्ती मुद्राओं में जो इनके बारे में जानकारी है वो कुछ अलग तरीके की है। जैसे
प्रारंभिक मुद्राओं की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक मुद्राओं में इनके राजवंश का उल्लेख नहीं है, ना सॉरी, प्रारंभिक मुद्राओं में इनके किसी राजा के नाम का उल्लेख नहीं, राजा का नाम इसमें अब्सेंट है, बल्कि इसके स्थान पर इनके जनपद का नाम मिलता है। क्या मिलता है? जनपद का नाम मिलता है। तो इसीलिए इस आधार पर कई इतिहासकार क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि जनपद का नाम, जैसे इनकी मुद्राओं में प्रारंभ में इनके लिए जो शब्द उल्लेख मिल रहा है वो कादस्य शब्द का उल्लेख मिल रहा है, प्रारंभिक मुद्राओं में कादस्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो कादस्य शब्द के प्रयोग से इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि प्रारंभ में कुलिंद क्या रहे होंगे, गणतंत्र रहे होंगे। तो इसीलिए कई लोगों का मानना है कि मौर्य काल के आसपास में जो मौर्य शासन कर रहे थे, तो उसी दौरान उससे या उससे पहले कुलिंद एक गणतंत्र के रूप में शासन कर रहे थे बच्चों। और ये जो हमारा कुलिंद राजवंश है, ये हमारे मध्य हिमालय क्षेत्र में शासन करने वाला उत्तराखंड के अंदर पहला राजवंश भी है। ठीक है ना? तीसरी बात, जो प्रारंभिक काल की मुद्राएं हैं, ये केवल ताम्र धातु से निर्मित है। क्या है? ये केवल ताम्र धातु से निर्मित है। प्रारंभिक मुद्राएं केवल ताम्र धातु से निर्मित हैं। इनमें किसी राजा का नाम हमको नहीं मिलता है, ठीक है ना? लेकिन जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं बच्चों, ये ब्राह्मी लिपि में हमको मिलती है। लिपि इनमें क्या है प्रारंभिक मुद्राओं में? लिपि, इनमें लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि इनमें हमको मिली। इसके अलावा बहुत सारा अंकन इसमें हुआ है प्रारंभिक मुद्राओं में। जैसे इसमें अगर हम बात करें, बोधि वृक्ष का अंकन किया गया है, इसके सूर्य की किरणों का अंकन इसमें मिलता है, ठीक है ना? आगे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। और इसमें देवी का अंकन हमको मिलता है, कुलिंद शब्द का अंकन हमको मिल रहा है। कुलिंद शब्द बोले तो उनके गणतंत्र के नाम का उल्लेख हमको मिल रहा है, और ताम्र धातु से निर्मित है, और ये किस प्रकार की हैं बच्चों? ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुलिंदों की परिवर्ती मुद्राओं की, यानी कि बाद के काल में जो मुद्राएं प्रचलित हुई तो कैसे हुई। तो बाद के काल के मुद्राओं में हमको राजा का नाम मिलता है। अब इसमें हमको क्या मिलने लगा है? शासकों का नाम मिलने लगा है बच्चों। और साथ साथ में बाद की मुद्राएं जो हैं, ये ताम्र धातु के साथ साथ रजत धातु से भी निर्मित है। इसमें रजत धातु से भी निर्मित है, ताम्र धातु के साथ साथ क्या है? रजत धातु से भी निर्मित है। और अगर हम इनमें बात करें राजा का नाम तो यहाँ मिलने लगा है, और प्लस अगर हम बात करें बच्चों इस यहाँ पर, तो ये मुद्राएं ब्राह्मी लिपि के साथ साथ एक खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुई। बाद की मुद्राएं ब्राह्मी लिपि के साथ साथ किसमें? खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुई हैं। और इन परिवर्ती मुद्राओं को ही हम आगे चल करके 3 भागों में बांट देते हैं। किनमें बच्चों? एक को हम कहते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। दूसरे को हम कहते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और तीसरे को हम कह देते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं चत्रेश्वर या अनाम प्रकार की मुद्रा। अनाम इसलिए कहते हैं इसको, चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को, क्यों? क्योंकि इसमें केवल शिव का एक नाम भगवान चत्रेश्वर महात्मनः अंकित है, इसमें किसी कुलिंद शासक का नाम उल्लिखित नहीं है। तो भगवान चत्रेश्वर यानी कि आराध्य देव शिव का नाम लिखा हुआ होने के कारण इसको चत्रेश्वर प्रकार, और किसी शासक का नाम न लिखा होने के कारण इसको अनाम प्रकार की मुद्राएं कहा गया है बच्चों, ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? मुद्राओं के संबंध में जानकारी हो गई। आगे हम इसमें फिर डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन प्रारंभिक जानकारी हमने 2 बातें आपको बताई। एक तो इनके साहित्यिक स्रोत, ये सारे के सारे इनके साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे इनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। और दूसरा बच्चों, ये सब के सब पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में कुलिंदों के लिए सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? वो इनकी मुद्राएं हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो कालसी शिलालेख है हमारा, कालसी शिलालेख है, तो कालसी शिलालेख में भी कुलिंदों के बारे में उल्लेख हमको मिलता है। तो कालसी शिलालेख में कुलिंदों को पुलिंद कहा गया है, और इनके राज्य क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ऐसा उल्लेख हमको कुछ किताबों में मिलता है। तो कालसी अभिलेख में भी कुलिंदों के संबंध में जानकारी हो रही है, ये प्रदान कर रहा है। और दूसरा, इनकी जो मुद्राएं हैं बच्चों, वो भी कुलिंदों के संबंध में जानकारी प्रदान कर रही हैं। तो ये हो गए इनके 2 स्रोत। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने आपसे कहा था कि इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से इनके काल को 3 भागों में बांटा है, ठीक है ना? कुलिंदों का शासनकाल। तो कुलिंदों के शासनकाल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अब कौन-कौन सा ये मान रहे हैं? एक तो इन्होंने ये माना है इतिहासकारों ने कि भाई जो हमारा प्रथम काल है, वो कहाँ से? वो जो महाभारत जहाँ से शुरू होता है, यानी कि प्रथम काल की जब हम बात करें, प्रथम काल
तो महाभारत जहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, 1000 बीसी के आसपास हम महाभारत का युद्ध का उल्लेख मानते हैं। और ये माना जाता है कि यहाँ से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय पहले चरण में कुलिंदों ने शासन किया। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा माना जाता है कि द्वितीय काल, द्वितीय काल, दूसरा काल हम कौन सा मानते हैं? दूसरा काल हम मानते हैं कि यहाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लगभग तीसरी शताब्दी, यानी कि जो हमारा थर्ड शताब्दी ईस्वी, और फिर इनका तृतीय काल जो माना जाता है बच्चों, तीसरे फेज में, ये क्या माना जाता है? ये तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हमारा तीसरी शताब्दी ईसा की तीसरी शताब्दी, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं 300 एडी के पास में, यानी कि यहाँ अराउंड 300 बीसी टू 300 एडी तक ये तृतीय काल इनका माना जाता है। तो क्या, एक तो प्रथम काल, और दूसरा फिर द्वितीय काल, और तीसरा क्या, तृतीय काल। और तृतीय काल माना जा रहा है इनका तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी तक, यानी कि थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी तक। तो ये 3 काल लगभग माने जाते हैं। अब इसमें जानकारी देने वाले स्रोत अलग अलग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे अगर हम बात करें प्रथम काल, जो इनका प्रथम काल है कुलिंदों का, अब प्रथम काल में कुलिंदों का कहां से हम मान रहे हैं? 1000 बीसी टू 500, ये हम इसको मान रहे हैं। तो यहाँ जो जानकारी का स्रोत है, यहाँ जानकारी का स्रोत महाभारत है। ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या, यहाँ हमारे पास एक ही ग्रंथ में इनके संबंध में जानकारी है, जो क्या है, जो महाभारत है। ठीक। अब महाभारत में जो सूचना इनके बारे में दी गई है, तो महाभारत में यहाँ पर एक कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। एक ही कुलिंद शासक का उल्लेख महाभारत में है, और वो कौन है बच्चों? वो कुलिंद शासक सुबाहु है। और इस कुलिंद शासक सुबाहु की राजधानी श्रीनगर बताई गई। वहां पर श्रीनगर के लिए संभवतः श्रीपुर, श्रीपुर या श्री क्षेत्र, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है श्रीनगर के लिए। श्री क्षेत्र या श्रीपुर, ये क्षेत्र, वहां पर श्री क्षेत्र प्रयोग हुआ है किसके लिए बच्चों? श्रीनगर के लिए। तो प्रथम काल में, और यहाँ पर यह माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों के अधीन शासन कर रहे थे ये प्रारंभ में, और बाद में स्वतंत्र हो, बाद में स्वतंत्र हो। तो प्रथम काल जो माना जा रहा है, इसमें ये माना जा रहा है कि कुलिंद इस समय क्या है, इस समय ये पांडवों के अधीन शासन कर रहे थे, और लेटर स्टेज में आते आते धीरे धीरे ये क्या हो गए, बाद में स्वतंत्र होने लगे। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा दूसरा क्या, द्वितीय कालखंड। ठीक है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीय कालखंड, द्वितीय काल। तो द्वितीय काल हम किसको मान रहे हैं? इसको हम मान रहे हैं 500 बीसी टू 300 बीसी तक। इस काल के अध्ययन की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की बच्चों? जिसकी रचना पाणिनि ने की, और पाणिनि ने इसकी रचना जो की अराउंड 400 बीसी के आसपास, 400 ईसा पूर्व के आसपास में पाणिनि ने अपना ग्रंथ क्या, अष्टाध्यायी लिखा है बच्चों। ठीक है ना। तो अब अष्टाध्यायी में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या कहा है, कुलिंदों के लिए कुलुन शब्द का प्रयोग किया। इसने कुलिंदों को क्या कहा है? इसने कुलिंदों को कुलुन कहा है बच्चों। किसने? पाणिनि ने। अब इसके अलावा पाणिनि इनकी राजधानी की भी उसमें बात कर रहा है, तो पाणिनि के विवरणों के अनुसार ये पता चलता है कि इस काल में इनकी जो राजधानी थी, इस काल में जो इनकी राजधानी थी, ये राजधानी कहाँ थी? ये कालकूट थी। अब कालकूट किस क्षेत्र को कहा गया है, इस संबंध में थोड़ा सा मतभेद है। तो सामान्यतः उत्तराखंड के इतिहास में ये माना जाता है कि उत्तराखंड में जो कालसी वाला क्षेत्र है, इसी को हम क्या मानते थे, वहां पर कालकूट मानते थे, कि भाई जो कुलिंदों की राजधानी कालकूट रही होगी, वो कौन सी रही होगी? कालसी वाला क्षेत्र रहा होगा। और इस काल में बच्चों, जो ये मौर्य काल है, इस समय मौर्य काल भी आ चुका है आगे चल करके, तो इस काल में कुलिंद जो है, इनकी शासन प्रणाली जो है, शासन प्रणाली जो है, ये गणतंत्रात्मक है।
गणतंत्रात्मक है। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनकी मुद्राओं में इनके जनपद यानी कि कादस्य शब्द का उल्लेख मिला है। तो कादस्य शब्द से यहाँ पर लोगों ने लगाया है कि कुड़िंद अपने जनपद को संबोधित कर रहे हैं, किसके अंदर? कादस्य शब्द से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरा कालखंड जो है, इसके संबंध में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत हमारे सामने क्या होता है बच्चों? वो होता है पाणिनि के अष्टाध्यायी और इससे प्राप्त होने वाले विवरण। और पाणिनि ने इनको कहा है कुलुन, ठीक है ना? और इसी समय, इसी काल के दौरान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका जिक्र आता है। और मैंने पहले आपको बताया थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? इनको कुलिंद कहा गया है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में इनको क्या कहा गया है? कुलिंद कहा गया। तो एक तरीके से हम कहें तो अष्टाध्यायी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस काल की जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत हो जाता है। बट तो ये हो गया हमारा क्या? द्वितीय काल। अब आता है तीसरा काल, ठीक है ना? थर्ड, तृतीय काल। तृतीय काल या इसको कई इतिहासकार परिवर्ती काल भी मानते हैं, लेटर स्टेज। अब इसका काल क्या हुआ? इसका काल हुआ 300 बीसी टू 300 एडी के बीच, ठीक है ना? इसमें क्या है? 300 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच में हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कुड़िंदों ने शासन किया और इनके शासन का ये तीसरा खंड था। और इतिहासकार ये मानते हैं ये कुड़िंदों के उत्कर्ष का काल है। क्या है बच्चों? ये कुड़िंदों के उत्कर्ष का काल है, उत्कर्ष का काल है। और इस काल के संबंध में जो सर्वाधिक प्राप्त जानकारियां हैं, वो इनकी मुद्राएं जो हैं, इनकी मुद्राओं पर आधारित है, मुद्राओं पर आधारित है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो मुद्राओं में भी खासकर जो परिवर्ती प्रकार की मुद्राएं हैं, परिवर्ती मुद्राएं, परिवर्ती मुद्राएं इस काल की जानकारी प्रदान करती हैं, ठीक है ना? तो परिवर्ती मुद्राएं क्या कर रही हैं? इस काल की जानकारी को प्रदान करती हैं। तो ये बात को हमको ध्यान में रखना है कि कुलिंद मुद्राओं से इनका जो तीसरा कालखंड है, इनकी मुद्राओं से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है यहाँ पर, ठीक है ना? और यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चों? इस तीसरे कालखंड में इनके कई राजाओं के नाम स्पष्ट होने लगे। राजाओं के नाम यहाँ पर मुद्राओं पर अंकित, मुद्राओं पर अंकित। और इसी के आधार पर इनके धार्मिक विश्वास और अन्य चीजों का भी हम पता लगाते हैं। जैसे भगवान शिव का अंकन करते हैं, बोधि वृक्ष का अंकन, तो बौद्ध धर्म का भी इन पर प्रभाव रहा होगा, ये हम मान लेते हैं, ठीक है ना? और इस काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो और आया बच्चों, वो ये आया कि कुलिंदों की राजधानी इस समय पर कालकूट से परिवर्तित होकर के सुघ्न नगर जा चुकी थी। अब सुघ्न नगर, किसी ने तो इसको श्रीनगर का क्षेत्र मान लिया है, लेकिन इसमें बहुत से लोग सहमत नहीं हैं। और सुघ्न नगर एक बच्चों सहारनपुर में भी है। कहाँ है? सहारनपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ। तो कुछ यहाँ सहारनपुर में मानते हैं और कुछ इसको श्रीनगर में मानते हैं। तो तीसरे काल में इनकी राजधानी कहाँ जा चुकी है? तो कहने का मतलब क्या है? प्रारंभिक काल में कुलिंदों की राजधानी कहाँ है? कालकूट। और परिवर्ती काल में कुलिंदों की राजधानी कहाँ चली गई है बच्चों? ये चली गई है सुग्ननगर, ठीक है ना? तो सुग्ननगर को कुछ लोगों ने क्या माना है? श्रीनगर। और कुछ लोगों ने इसकी जो तुलना की है, सहारनपुर में भी एक सुग्ननगर नाम का स्थान है, तो वहां पर इनके बारे में कहा गया है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि इनकी जो प्रारंभिक, तो यहाँ से बात करें तो प्रथम काल, फिर इनका द्वितीय काल हमने यहाँ पर पढ़ा, और फिर तब जाकर के हमने बच्चों इनका तृतीय काल, इस काल की जानकारी कुड़िंद इतिहास की पढ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे प्रमुख जो स्रोत है इनके इतिहास जानने का, वो है बच्चों कुड़िंद मुद्राएं। और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन एक सीधे सीधे बन सकता है, जैसे प्रीलिम्स में या कई बार हमारे ग्रुप सी टाइप के एग्जाम्स में, तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड में किन किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना? अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, तो भौगोलिक दृष्टि से कुड़िंदों की मुद्राएं देखो, इधर हरियाणा क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना? पंजाब के कुछ भागों में प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना? इसके अलावा हिमाचल के कुछ भागों में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर वाले क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं। और उत्तराखंड के अलावा एक जगह और है बच्चों, तक्षशिला, यहाँ से भी प्राप्त हुई। सिंपल, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि कुलिंद मुद्राओं के प्राप्ति के स्थान कहाँ कहाँ हैं। ये आपको मैं पहले ऑल इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो उत्तर भारत में हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर,
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, उत्तराखंड में मैं आपको अलग से इसकी साइट्स पढ़ाऊंगा, तो उत्तराखंड के अंदर और तक्षशिला के अंदर। अब प्रश्न ये उठा, तो क्या तक्षशिला भी क्या कुलिंदों के राज्य क्षेत्र में था? तो कई विद्वान इसके पीछे तर्क देते हैं बच्चों कि जो तक्षशिला वाला क्षेत्र था ये कुलिंदों के प्रत्यक्ष आधिपत्य में नहीं था, बल्कि इनके कोई व्यापारिक संबंध सेंट्रल एशिया से रहे होंगे, इसलिए कुलिंदों की मुद्राएं हमको कहां से, तक्षशिला से भी प्राप्त हो रही हैं, ठीक है ना। तो तक्षशिला से भी कुलिंद मुद्राएं हमको प्राप्त हो रही है, लेकिन तक्षशिला से प्राप्त होने वाली मुद्राएं क्या बता रही हैं, इनका व्यापारिक संबंध बता रही कि भाई इनका व्यापारिक संबंध क्या रहा होगा इस समय, इधर सेंट्रल एशिया वाले रीजन से रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो भौगोलिक विवरण हो गया, कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कहां से प्राप्त हुई। अब अगली बात जो आती है, उत्तराखंड से प्राप्ति स्थल, कि वो कौन कौन से प्लेसेस उत्तराखंड में हैं जहां से हमको कुलिंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो उत्तराखंड के अंदर हमको विभिन्न स्थानों से बच्चों, अगर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, तो जैसे टिहरी से हमको प्राप्त होती हैं, उत्तरकाशी से हमको प्राप्त होती हैं, पौड़ी से हमको प्राप्त होती हैं, अल्मोड़ा से हमको प्राप्त होती हैं। तो अलग अलग स्थानों से कुलिंद मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं। जैसे अगर मैं एक पहला स्थान की बात करूं, तो एक स्थान है अठूड़। अठूड़, तो अठूड़ कहाँ, ये पड़ता है बच्चों टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में, कई जगह इसको अठूड़ कहते हैं और कई जगह इसी को थत्यूड़ भी लिखा हुआ है मेरे, ठीक है ना। तो अठूड़ या थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल में। दूसरा हमारा स्थान है बच्चों देवढूंगा। देवढूंगा, तो देवढूंगा हमारा क्षेत्र पड़ता है बच्चों कहाँ, उत्तरकाशी में, ठीक है ना। तीसरा स्थान है बच्चों हमारा सुमाड़ी। सुमाड़ी हमारा कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। फिर हमारा एक प्लेस और है बच्चों जिसको हम कहते हैं भेड़ा गांव। भेड़ा गांव, तो भेड़ा गांव ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। इसके अलावा अगला प्लेस जो है बच्चों हमारा, वो है कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी, तो कत्यूर घाटी जो है ये, अब पुराने अकाउंट्स में तो अल्मोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन तब बागेश्वर जनपद का गठन नहीं हुआ था, तो अब कुछ हिस्सा इसका कहाँ, बागेश्वर वाले क्षेत्र में भी चला गया है। तो कत्यूर घाटी मेजरली गोमती की घाटी को कत्यूर घाटी कहते हैं। तो वह बेसिकली आज तो मेजर पार्ट उसका कहाँ, बागेश्वर में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए उसको क्या, कत्यूर घाटी शब्द ही प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, और अदर उत्तराखंड के एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुलिंद की मुद्राएं कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो बच्चों कहाँ से हुई हैं कुलिंद मुद्राएं प्राप्त, बिल्कुल आपको इसको बाय हार्ट कर लेना है। तो पहला स्थान है अठूड़, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दूसरा स्थान है देवढूंगा, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तीसरा स्थान है सुमाड़ी, जो पौड़ी जनपद में स्थित है। चौथा स्थान है भेड़ा गांव, ये भी पौड़ी जनपद में स्थित है। और एक स्थान है पांचवा बच्चों कत्यूर घाटी, जो कि आज के समय में इसका अधिकांश क्षेत्र बागेश्वर जनपद में पड़ता है, और पहले ये अल्मोड़ा जनपद में हुआ करता था। क्यों, क्योंकि 1997 तक बागेश्वर जनपद नहीं बना था बच्चों, ठीक है ना। तो इन स्थानों से हमको क्या हुई हैं, कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, रोपड़ है, बेहट है पंजाब में, सुगनगर है नीचे हरियाणा में, ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको हमारा सहारनपुर वाले क्षेत्र में, करनाल वाला क्षेत्र है हरियाणा का। तो यहाँ से हमको कुलिंद मुद्राएं प्राप्त होती है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमको इतने स्थानों से कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और शॉर्ट नोट्स में, मेंस में भी लिखने को आ सकता है। जो बच्चे लोअर पीसेस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो वहाँ भी उनके बिल्कुल काम आएगा। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी आप उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं जिसमें कि उत्तराखंड आता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल उतनी ही रिलेवेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो बेटो बच्चों, जो कुलिंद मुद्राएं हैं, कुलिंद मुद्राओं के प्रकार, मुद्राओं के प्रकार। तो मैंने बच्चों थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया हम इन मुद्राओं को दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से, एक तो प्रारंभिक मुद्राएं, तो मैंने आपको बता दिया इसमें किसी राजा के नाम का उल्लेख नहीं है, और जिनको बाद में हम कह रहे हैं बच्चों क्या, परिवर्ती मुद्राएं। और परिवर्ती मुद्राओं को हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से, एक को हमने कहा है अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, अमोघभूति प्रकार। दूसरे को फिर हमने कहा है अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरे को हमने कहा है बच्चों चत्रेश्वर या अनाम प्रकार, अनाम प्रकार।
तो 3 प्रकार की कुड़िन्द मुद्राओं का उल्लेख हमको मिलता है। कौन-कौन सी? पहली अमोघभूति प्रकार, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएँ और तीसरी चतरेश्वर या अनाम प्रकार की मुद्राएँ बच्चों, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब देखो, अगर हम पहले प्रकार की अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं की बात करें, ठीक है ना? तो पहले प्रकार की मुद्राएँ कौन-सी हैं? अमोघभूति प्रकार। ठीक है, अमोघभूति प्रकार। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठा, इस मुद्रा को हम अमोघभूति प्रकार की मुद्रा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न। देखो, पहली बात आप ये जान लीजिए, अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं प्रचलित हैं, वो अराउंड 200 बीसी से लेकर के 100 एडी के बीच में लगभग प्रचलित रही है। कहाँ? 200 बीसी से लेकर के 100 एडी के बीच में ये प्रचलित रही हैं ये मुद्राएं। और देखो कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये अमोघभूति की जो मुद्राएं हैं, सतलज घाटी में, ब्यास घाटी में, ठीक है ना, अलकनंदा घाटी में, इन विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। यानी कि हिमाचल के क्षेत्र में भी प्राप्त हुई हैं और उत्तराखंड के क्षेत्र से भी प्राप्त हुई हैं। अब इन मुद्राओं पर कुड़िन्द शासक अमोघभूति का नाम मिलता है, इसीलिए इनको हमने अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं कहा है। क्यों? इसमें शब्द मिल रहा है राज्य कुड़िन्दस अमोघभूति महर्जस, यानी कि कुड़िन्द महाराज अमोघभूति की मुद्रा। तो क्या समझ में आ रहा है? एक तो इस मुद्रा से पहली बात, हमको कुड़िन्द शासक के राजा का नाम मिलता है, राजा का नाम। दूसरा, इसके राजवंश का नाम, राजवंश का नाम स्पष्ट हो जाता है इससे। और तीसरा, इसकी उपाधि। उपाधि क्या मिलती है? महाराज की उपाधि इसमें हमको इसकी मिल रही है। अमोघभूति द्वारा धारण की हुई महाराज की उपाधि का उल्लेख हमको इसमें मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो महाराज की उपाधि धारण करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अमोघभूति इस काल में एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था, और यानी कि कुड़िन्द पूर्ण रूप से राजतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसीलिए उनका राजा अमोघभूति क्या करता है? महाराज की उपाधि धारण करता है बच्चों, ठीक है ना? अब तीनों प्रकार की मुद्राएं जो हैं, इनमें सबसे प्राचीन है, तीनों प्रकारों में, तीनों प्रकारों में सबसे प्राचीन मुद्रा, यानी कि सीक्वेंस से ही मैंने आपको तीनों पहले लिखा है। सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस की बात करें, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन मुद्राओं को कालक्रम के आधार पर निम्न मुद्राओं को लगाइए। तो कालक्रम के आधार पर क्या होगा? सबसे पहले प्राचीन मुद्राएं अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं होंगी, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं होंगी, और तीसरे नंबर पर बच्चों क्या? चतरेश्वर या अनाम प्रकार की मुद्राएं, जिनको हम कह रहे हैं, ठीक है ना? अब तीनों प्रकारों में सबसे प्राचीन प्रकार है। इसके बाद आगे हम बात करें तो बच्चों, इसमें हमको कुछ अंकन भी मिलता है, ठीक है ना? जैसे इसके पिछले भाग में एक द्विहस्ता देवी का अंकन मिलता है, ठीक है ना? एक बोधि वृक्ष का अंकन मिलता है, नंदी पद, स्वास्तिक, इनका उल्लेख यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो क्या देखो, अंकन क्या क्या किया है? अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर अंकन, ठीक है ना? तो अंकन, पहली चीज क्या है? एक तो बोधि वृक्ष का अंकन है। तो बोधि वृक्ष का अंकन होने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुड़िन्द क्या रहे होंगे? ये बौद्ध धर्म को भी मानते होंगे, ठीक है ना? दूसरा, इसके बाद देवी का चित्रण मिलता है, देवी का चित्रण है, ठीक है ना? स्वास्तिक का अंकन है, ठीक है ना? और इसमें एक बैल कह लीजिए या नंदी कह लीजिए, इसका अंकन है। तो ये अंकन हमको मिल रहे हैं किसके ऊपर? अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं के ऊपर बच्चों। क्या क्या? द्विहस्ता देवी का अंकन, ठीक है ना? बोधि वृक्ष का अंकन है, ठीक है? और स्वास्तिक का अंकन है, या बैल कह लीजिए या नंदी कह लीजिए, इसका भी अंकन है। इसके अलावा कुछ लहर युक्त रेखाएं भी इसमें दर्शाई गई हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब इन मुद्राओं पर जो लिखा गया है, उसकी लिपि और भाषा क्या है? तो जो मुद्राओं पर लेख है, मुद्राओं पर जो लेख है, तो लेख की जो लिपि है बच्चों, ये लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और भाषा जो है बच्चों, भाषा है प्राकृत। भाषा क्या है? प्राकृत है। तो अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में जो लेख मिला है हमको, उसमें लिपि है ब्राह्मी और भाषा है प्राकृत, ठीक है ना? और कुछ मुद्राओं में, इसी अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कुछ जगह हमको जो लेख मिले हैं बच्चों, ये ब्राह्मण लिपि के साथ साथ में खरोष्टी लिपि में भी मिले। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों प्रकार की लिपि का प्रयोग अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में हो रहा था। किस किस प्रकार की? ब्राह्मी लिपि का भी और खरोष्टी लिपि का भी, ठीक है ना बच्चों? तो इस बात को ध्यान में रखते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या 200
200 बीसी से लेकर के 100 एडी तक लगभग 300 साल तक क्या एक ही राजा ने राज किया? तो नहीं बच्चों। यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य क्या है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं को इस अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी भी प्रयोग करते रहे। क्या करते रहे? उत्तराधिकारी भी प्रयोग करते रहे। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, भारत में जब मुद्राओं का प्रचलन हुआ तो सबसे पहले मुद्राओं पर अंकन, शासक का नाम, तिथि ये उल्लेख करने की जो परंपरा शुरू होती है बच्चों, ये इंडो ग्रीक इंस्क्रिप्शन से शुरू होती है। यानी कि जो हिंद यूनानी इंस्क्रिप्शंस हैं, हिंद यूनानी मुद्राएं हैं, उनसे ये प्रभाव, और यहां पर हमको ये मिलता है। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं, जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इन पर हिंद यूनानी प्रभाव भी पाया जाता है, यानी कि इंडो ग्रीक इफेक्ट भी पाया जाता है। हिंद यूनानी प्रभाव पाया जाता है किस पर? अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पर। तो ये बातें क्या हो गई, एग्जाम में आप कहीं से भी घुमा लीजिए, इतने पॉइंट्स से बाहर इसमें क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, अनटिल अनलेस की बहुत आड़ा तिरछा सवाल न बने। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जितनी मैंने आपको ये बता दी। तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में ये सारा उल्लेख हमको मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं के बाद अगला जो उल्लेख हमारी मुद्राओं का आता है, ठीक है, ये मुद्राएं कौन सी हैं? इन मुद्राओं को हम कहते हैं अल्मोड़ा प्रकार। तो दूसरी प्रकार की मुद्राएं कौन सी हैं बच्चों? ये है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की। अब क्या विशेषता है अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राओं की? पहली बात, पहली जो मुद्रा है अमोघभूति प्रकार, और तीसरी प्रकार की जो मुद्रा है इनकी, जिसको हम चत्रेश्वर या अनाम प्रकार की मुद्रा कह रहे हैं, तो उनके बीच का जो संक्रमण काल है उसकी मुद्राएं हैं ये। और दूसरा चीज क्या है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं केवल मात्र उत्तराखंड के हिमालयी भाग से प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड के हिमालयी भाग से प्राप्त। अब आप कहोगे सर, इनका अगर ये उत्तराखंड के पूरे हिमालयी भाग से ये मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, तो इनको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हम क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है बच्चों, सबसे पहले इन जो मुद्राएं ये खोजी गई, तो ये अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में खोजी गई, इसलिए इनको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा गया। तो जैसे प्रारंभिक मुद्राएं जो ये खोजी गई, तो राजा शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, और एक चौथा नाम इन मुद्राओं में हमको और मिलता था। प्रारंभ में जो 4 मुद्राएं हमको प्राप्त हुई, तो क्या सबसे पहले कहाँ प्रारंभ में अल्मोड़ा क्षेत्र से प्राप्त हुई, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। लेकिन आज हम ये नहीं समझ सकते कि ये कैटेगरी है बच्चों, ये ठीक है ना। तो इसके अंदर अल्मोड़ा से बाहर उत्तराखंड में कुछ और मुद्राएं भी जो प्राप्त हुई हैं, उनको भी हम इस श्रेणी में रखते हैं। लेकिन प्रारंभिक मुद्राएं जिनमें, ठीक है ना, जो पहली कैटेगरी की इसमें मुद्रा है, कैटेगरी 1 जिसको मैं कहूंगा, तो प्रारंभिक मुद्रा में क्या, राजा शिवदत्त, एक बार पीसीएस प्रीलिम्स में सीधे यही सवाल आ गया था, शिवदत्त, शिवपालित, शिवपालित और हरिदत्त, ये 3 राजाओं का नाम तो स्पष्ट है, और चौथा राजा सौ गौ बहुत ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये चौथा स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियर। तो जो पहली कैटेगरी की मुद्राएं हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, तो ये कहाँ, इसमें हमको किन शासकों का उल्लेख मिल रहा है? इसमें हमको शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, और एक चौथा नाम स्पष्ट नहीं है। और ये जो चारों मुद्राएं हमको अल्मोड़ा से प्राप्त हुई बच्चों, 4 शासकों के नाम इन मुद्राओं में मिल रहे हैं। ये अल्मोड़ा, ये वर्तमान में बच्चों लंदन संग्रहालय में सुरक्षित है। लंदन संग्रहालय में। अब देखो, ये बड़ी आयरनी है, आज भी आजाद भारत में 75-80 साल बीत जाने के बाद भी अगर कुड़िंदों की इन मुद्राओं का हमें अध्ययन करना है, तो हमें इनको अध्ययन करने के लिए कहाँ जाना है, लंदन संग्रहालय में जाना है। तो ये समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटिश टाइम पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, जो भी कीमती चीजें थी, धातुओं पर उत्कीर्ण किए हुए थे, या किसी बहुमूल्य वस्तुओं पर उत्कीर्ण थे, या सोने के सिक्के थे, तो ये सब अंग्रेजों ने बच्चों कहाँ पहुंचा दिए, ये इन्होंने अपने देश पहुंचा दिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इन मुद्राओं का अध्ययन करने के लिए आज भी हमको कहाँ जाना पड़ता है, लंदन संग्रहालय जाना पड़ता है। तो सबसे पहली क्या है, ये 4 राजाओं के जो नाम है इन मुद्राओं पर हमको प्राप्त हुए, पहली कैटेगरी की मुद्राओं पर जो अल्मोड़ा से सबसे पहले प्राप्त हुई, और वर्तमान में ये मुद्राएं कहाँ हैं, लंदन संग्रहालय में है। और चौथे राजा का नाम बच्चों इसमें साफ हमको नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब दूसरी जो दूसरी मुद्रा प्रकार की मुद्राएं इसमें कैटेगरी 2 आती है, इसमें हमको कुछ मुद्राएं मिली हैं बच्चों कत्यूर घाटी से, ठीक है ना। कैटेगरी 2 यानी कि दूसरी श्रेणी की मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार के अंदर, तो क्या कहां से मिली हैं हमको, कत्यूर घाटी से। और कत्यूर घाटी से कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो थोड़ा सा ऊपर वाला इसको मिटा दे रहा हूं, इसको बल्कि आगे कर लेते हैं। तो दूसरा कैटेगरी 2 कहां है, यह है कत्यूर घाटी, कत्यूर
तो कत्यूर घाटी से क्या हमको 54 मुद्राएं प्राप्त हुई। अब इसमें क्या 3 शासकों के नाम हमको मिले, शिवदत्त, गोमित्र गोमित्र और आसिक। कहां से? जो कत्यूर घाटी से हमको प्राप्त 54 मुद्राएं हैं, इनमें हमको 3 शासकों के नाम मिल रहे हैं। एक शिवदत्त का नाम मिल रहा है, दूसरा गोमित्र का नाम मिल रहा है, और तीसरा बच्चों क्या मिल रहा है? आसेक का नाम मिल रहा है। ठीक है ना? तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। फिर एक मुद्रा जो इसमें तीसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं, कैटेगरी 3, एक मुद्रा इसकी गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त हुई है। गढ़वाल क्षेत्र से, तो गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त जो मुद्रा है, इसमें एक शासक है विजयभूति। विजयभूति का नाम इसमें हमको मिल रहा है। तो एक राजा, इसको हम ये मानते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त मुद्राओं में ये भी है। ठीक है ना? और एक मुद्रा हमको और इसकी प्राप्त हुई है, हम कह सकते हैं कैटेगरी 4, तो जिसका नाम है बच्चों यहां पर है शिवरक्षित। कौन? शिवरक्षित। तो बेसिकली देखो, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, थोड़ा सा पीछे जाए तो कितना? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और चौथा नाम, तो 4 नाम तो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है ना? और 4 नाम जो इसमें लिखे हैं तो कोई रिपीटेशन नहीं है, तो 4 नाम काउंटिंग में ये हो गए। ठीक है ना? अब इसके बाद यहां शिवदत्त रिपीट हो गया, तो इसको हम नहीं मान रहे। 5 और 6, 6 नाम ये हो गए, 7वां नाम ये हो गया, और 8वां नाम ये हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से कुल 8 कुलिंद शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। क्या कह सकते हैं कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से कुल 8 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से कुल 8 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, 8 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं अल्मोड़ा प्रकार की कैटेगरी में। और अमोघ भूति में तो एक ही अकेला क्या है बच्चों? अमोघ भूति ही है। ठीक है ना? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी हो गई बच्चों? ये हमारी हो गई क्या? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तो यहाँ से ये प्राप्त हुई हैं, इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अब तीसरी कैटेगरी जो आती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं चत्रेश्वर या अनाम प्रकार। क्या नाम कह रहे हैं हम इनका? चत्रेश्वर या अनाम प्रकार। तो पहले इसके नाम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि क्यों इसको हम चत्रेश्वर या अनाम प्रकार कह रहे हैं। तो पहला कारण क्या है? इन मुद्राओं पर कुलिंद शासकों के जो आराध्य देव हैं भगवान चत्रेश्वर, भगवान चत्रेश्वर का नाम उल्लिखित है। और भगवान चत्रेश्वर किसको माना गया है? ये शिव को माना गया है। तो चत्रेश्वर प्रकार इसलिए हो गई। और अनाम प्रकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी शासक का नाम नहीं मिलता, किसी शासक का नाम लिखित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? को हम कह रहे हैं बच्चों क्या? अनाम प्रकार। ठीक है ना? तो चत्रेश्वर यानी कि अपने आराध्य देवता भगवान चत्रेश्वर के सम्मान में ये मुद्राएं इन्होंने जारी की, इसलिए इनको चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा गया। और चत्रेश्वर और कोई नहीं बच्चों, कौन है? भगवान शिव है। ठीक है ना? और किसी शासक का नाम इसमें उल्लिखित नहीं है, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने अनाम प्रकार भी कह दिया। अब इन मुद्राओं पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, ये जो मुद्राएं हैं चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, इन पर कुषाण प्रभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुषाण प्रभाव पाया जाता है। तो कुषाण आदर्श पर निर्मित है ये। कौन? चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। और दूसरी बात, इन मुद्राओं का अगर हम फ्रंट साइड देखें इन कॉइन्स का, तो त्रिशूलधारी शिव का अंकन मिलता है हमको। किसका अंकन मिलता है? त्रिशूलधारी शिव का। अब देखो यहां से भी सबसे प्राचीन राजवंश उत्तराखंड का, और इसका भी संबंध शिव से है, तो शैव मत यहाँ भी प्रमाणित हो जाता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ इस बात को, चाहे कोई सच माने या न माने, कि हमारे मध्य हिमालय के अंदर, हिमालयी क्षेत्र के अंदर सबसे आदि देवता, सबसे प्राचीन देवता भगवान शिव हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव उपासना के साक्ष्य ही हमको सबसे पहले प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? कुलिंदों के समय में भी इनके आराध्य देवता त्रिशूलधारी शिव का अंकन है। और शब्द क्या लिखा है? भगवन चत्रेश्वर महात्मनः, चत्रेश्वर महात्मनः, भगवन चत्रेश्वर महात्मनः, यानी कि क्या? भगवान चत्रेश्वर महादेव को या भगवान चत्रेश्वर को समर्पित मुद्रा है। और इसके अलावा बच्चों, त्रिशूलधारी शिव के अलावा इस मुद्रा पर हमको क्या? मृग, पर्वत, ठीक है ना, किस किस का अंकन मिलता है? मृग का अंकन मिलता है,
पर्वत का अंकन मिलता है, ठीक है ना, त्रिशूलधारी शिव का अंकन है इसमें, स्वास्तिक का अंकन मिलता है, ठीक है ना, नाग और बैल या जिसको नंदी हम कह लें, इनका अंकन मिलता है, इनका अंकन मिलता है। तो इन मुद्राओं पर हमको इतने प्रकार का अंकन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस बात को आपको ध्यान में, और सबसे लेटर स्टेज में ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और तीसरे प्रकार की मुद्राएं हैं, तो सबसे प्राचीन मुद्राएं अमुभूति प्रकार, उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरी मुद्राएं कौन सी हैं बच्चों, चत्रेश्वर प्रकार। तो इनको हम कहते हैं चत्रेश्वर या अनाम प्रकार। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन चत्रेश्वर या अनाम प्रकार के बारे में उपलब्ध है हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, तो ये बातें मैंने आपको बताई बच्चों, ठीक है ना। अब अगली बात जो होती है, तो इनके राज्य का भौगोलिक विस्तार, कि भाई इनका जो राज्य रहा होगा ये कहां से कहां तक रहा होगा। तो इतिहासकार क्या मान रहे हैं, इतिहासकार मान रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम इनकी पश्चिमी सीमा देखें, ठीक है ना, तो नॉर्थ में तो क्या है, यहाँ हिमालय पर्वत है। पश्चिमी सीमा वो कह रहे हैं कि सतलज की जो घाटी है, सतलज नदी की जो घाटी है, और पूर्व की सीमा कह रहे हैं जो काली नदी की घाटी है, काली नदी की घाटी है। और दक्षिण में बच्चों जो आगे चल करके इलाका हमारा क्या रोहिलखंड कहलाया, ये रोहिलखंड वाला रीजन, ये इनकी सीमा से लगे हुए क्षेत्र। तो पश्चिम में इनकी सीमा कहां तक है, सतलज घाटी तक फैली हुई है, वेस्ट में। पूर्व में इनकी सीमा कहां तक फैली हुई है, काली नदी घाटी तक फैली हुई है। दक्षिण में इनकी सीमा साउथ में रोहिलखंड तक फैली हुई है, और उत्तरी सीमा पर इनके क्या है बच्चों, हिमालय है, ठीक है ना। ये सारी बात है। अब एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देता हूं। रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में या किसी भी रूप में कहानी पड़ी होगी, ठीक है ना, कि एक एएसआई जो है एक सर्वे करा रहा है। सर्वे कहाँ करा रहा है, एएसआई ये सर्वे करा रहा है बाड़ावाला में। कहाँ करा रहा है बच्चों, एएसआई सर्वे करा रहा है कहाँ, बाड़ावाला। तो बाड़ावाला हमारा कहाँ है, देहरादून में, जो हमारा जौनसार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पड़ता है, देहरादून में। तो बाड़ावाला में एक राजा है सीलवर्मन। क्या नाम है इस राजा का, सीलवर्मन। तो इस सीलवर्मन द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। क्या, 4 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है राजा सीलवर्मन के द्वारा। कैसे ये जानकारी प्राप्त हो रही है, यहां बाड़ावाला से हमें ईंट पर एक ब्रिक इंस्क्रिप्शन यानी कि ईस्ट का लेख प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, एक ब्रिक इंस्क्रिप्शन यानी कि ईस्ट का लेख प्राप्त हुआ है। और इस ईस्ट के लेख में ये उल्लेख मिलता है कि राजा सीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो जो ईंट के लेख मिले हैं, ये 3 अश्वमेध यज्ञ के तो मिल गए हैं, 3 अश्वमेध यज्ञ के मिल गए, लेकिन चौथा यज्ञ का अभी खोज चल रही है आजकल। इसलिए इसका एएसआई आजकल खुदाई कर रहा है कि चौथा अश्वमेध के भी ईंटें हमको प्राप्त हो जाए। 3 ईंटें यहां से प्राप्त हो चुकी हैं। अब ये यहां पर मैं क्यों लाया बच्चों, तो कुछ विद्वानों का या इतिहासकारों का मानना है कि ये जो सीलवर्मन है, ये भी कौन है, ये कुड़िंद शासक है। यानी कि कुड़िंद शासक, और अब कहां पर, लगभग 300 एडी के आसपास का इंस्क्रिप्शन है ये, जो ईंट पर खुदा हुआ है। कितना, 300 एडी के आसपास का। तो इससे विद्वान ये उम्मीद लगाते हैं कि एक कुड़िंद शासक कोई सीलवर्मन भी हुआ, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, और 3 अश्वमेध यज्ञ की तो इसकी ईंटें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन चौथे अश्वमेध की ईंट अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसी के लिए यहाँ बच्चों 2026 में अभी एएसआई खुदाई करवा रहा है, कहाँ, बाड़ावाला के अंदर। तो अगर इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है, इससे भी कुछ नए ऐतिहासिक तथ्य निकल करके सामने आएंगे। इसके अलावा कुड़िंदों के प्रशासनिक इतिहास के संबंध में, कुड़िंदों के व्यापार, उनके समाज, इसके संबंध में कोई बहुत डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे अध्ययन होने अभी बाकी हैं, लेकिन जितनी जानकारी उत्तराखंड के इतिहास के ग्रंथों में मौजूद है, या जितनी हमारे एग्जाम के लिए अपेक्षित है, वो मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत पूरी पूरी शेयर करी है बच्चों, ठीक है ना। तो इस क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं। अब अगली क्लास के साथ बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने ऐसे प्रेम से हमें अनुग्रहित करते रहें, तो आपके पर, हम पर जो है बड़ी महान कृपा होगी व्यूअर्स, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।